हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ आप लोगों के लिए जीएस वर्ल्ड का यूपी पीसीएस प्री टेस्ट सीरीज़ 2026 के लिए। ये टेक्स्ट बुक नंबर जो टेस्ट है ना वो आपका पहला है और इसमें जो सब्जेक्ट है वो एंशिएंट एंड मिडाइवल हिस्ट्री है। देखिए इसको मैं अगर ये मेरा आज का पहला लेक्चर है और इसके आगे जैसा आप लोगों का रिस्पांस रहेगा वैसे ही मैं लेक्चर लेके आऊँगी। अगर आप लोगों का रिस्पांस अच्छा रहेगा, आप लोग कमेंट्स में मुझे बताएंगे कि हाँ मुझे और लेने चाहिए, लेकर आने चाहिए, तो मैं लेकर आऊँगी और आप लोगों को करवाऊँगी। तो अगर जैसा रिस्पांस रहेगा वैसे मैं करवाऊँगी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जीएस आपको पता है दिसंबर में एग्जाम होने वाला, 4 मंथ बचे हैं और 4 मंथ में आपको सिर्फ और सिर्फ इस टाइम टेस्ट यानी कि मॉक ही देने हैं। जितने मॉक देंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिट रहेगा आपको एग्जाम में, आप एग्जाम बेहतर से दे पाएंगे। इसमें 150 क्वेश्चन होते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रिंट होता है पेपर और 2 घंटे का टाइम मिलता है। जीएस पेपर जो है ना वो आपका एक पहला होता है, दूसरा होता है, एक ही दिन में 2 होते हैं। तो मैं जीएस पेपर पहला करवाऊंगी और अगर आप कहेंगे तो मैं दूसरा भी लेकर आऊँगी और उसको भी बहुत ईजी तरीके में करवाऊंगी। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको अच्छे से ईजी वे में करवाऊँ। देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपका ये प्रिंट है, लेकिन देखो क्या है, यूपी का है तो मोस्ट ऑफ द बच्चे वही पेपर ये देते हैं जिनको हिंदी पसंद है, जिनकी हिंदी थोड़ी बहुत ठीक होती है। तो मैं बाइलिंगुअल समझाऊंगी लेकिन फिर भी मैं हिंदी में इसको पढ़ूंगी, ठीक है। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या है यहाँ पर देखते हैं। देखिए, पूर्व पाषाण कालीन मानव के जीवन, उपकरणों तथा आजीविका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर पूर्व पाषाण काल की बात की गई है। मैं एक बार थोड़ा आपका बेसिक बता देती हूँ। जो आपका पाषाण काल था ना, पाषाण काल या जिसको स्टोन एज बोलते हैं, ये 3 भागों में डिवाइड था। एक आपका हो जाएगा पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल आपका हो जाएगा मध्य पाषाण काल, आपका हो जाएगा नव पाषाण काल, ठीक है। जो नव पाषाण काल था इसी टाइम में कृषि भी हुई थी, स्थायी रूप से ये लोग रुकना, मतलब स्थायी रूप से इन्होंने निवास भी किया था और इसी टाइम में इन्होंने शिकार भी करना यानी कि पशुपालन भी शुरू हुआ था। पशुपालन, शिकार तो शुरुआत से हो गई थी, पशुपालन। जो मध्य पाषाण काल था यहाँ पर आप ये लोग कृषि करने लगे थे, ठीक है, कृषि करने लगे थे लेकिन स्थायी निवास नहीं हुआ था। पूरा पाषाण काल क्या था, इसमें ये अपने आप में 3 भागों में डिवाइड था। एक आपका था इसको बोलते थे निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल बोलते थे। मेरे पास स्पेस कम है इसलिए मैं लिख नहीं पा रही हूँ। तो यहाँ पर क्या था, देखो एक तो आग की खोज हो गई थी, बड़े बड़े औजारों का यूज़ होता था। जो आपका मध्य पूरा पाषाण काल था इसमें थोड़े छोटे पत्थरों का भी यूज़ हुआ, मतलब औजारों का यूज़ हुआ। और इसके अलावा होमोसेपियंस भी आपके जो उच्च पूरा पाषाण काल था वहाँ पर आ गए थे। तो देखते हैं ऑप्शन, देखते हैं क्या क्या है। पहला ऑप्शन है कि वह मुख्यतः शिकार एवं खाद्य संग्रह पर निर्भर थे। बिल्कुल, जो पूर्व पाषाण काल के लोग थे ना वो शिकार करते थे और शिकार करके जो उनको मिलता था, मतलब भोजन बनता था उनको शिकार करके जो मांस वगैरह मिलता था, खाद्य संग्रह, वही उसी पर निर्भर थे। ये बात बिल्कुल सही है। अगला ऑप्शन देखते हैं, वह लघु पाषाण उपकरण इनकी कोर और फ्लैक्स का प्रयोग करते थे। अगर यहाँ पर सिर्फ लघु पाषाण यूज होता ना तो मैं इसको गलत कर देती, लेकिन यहाँ पर इन्होंने कोर और फ्लैक्स बता दिए। ये कोर और फ्लैक्स थे ना थोड़े से, मतलब बड़े से थोड़े छोटे, तो ये तो बिल्कुल बात सही है, पूर्व पाषाण काल के लोग ये यूज करते थे। वह धातु उपकरणों एवं पशुपालन से परिचित थे। बिल्कुल, यहाँ पर पशुपालन तो ये बिल्कुल परिचित नहीं थे और ना ही धातु के उपकरण बनाना जानते थे, ये सिर्फ पत्थरों के ही उपकरण बनाते थे। तो तीसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। उसके उपकरण मुख्यतः क्वार्ट्ज एवं क्वार्ट्जाइट से बने होते थे। ये बात भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर देखते हैं एक बार हम ऑप्शन इसको देखते हैं क्या है। तो पहला सही था, बिल्कुल सही, दूसरा सही था और चौथा, तीसरा हमारा गलत था। यहाँ पर तीसरा गलत था, तो पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या है कि भारत में पूर्व पाषाण, मध्य पाषाण एवं नव पाषाण, मैंने अभी बताया था स्टोन एज 3 भागों में डिवाइड थी। पूर्व, इसको पूरा पाषाण भी कहते हैं, मध्य पाषाण और नव पाषाण। यहाँ पर आपका पशुपालन भी हुआ था और स्थायी रूप से इन लोगों ने निवास भी किया था, ठीक है। तो नव पाषाण काल के अवशेष एक ही क्षेत्र में पाए जाने का प्रमुख कारण क्या है। उस क्षेत्र में कृषि का शीघ्र विकास हुआ होगा, जरूरी तो नहीं। उस क्षेत्र में भौगोलिक निरंतरता एवं संसाधनों की उपलब्धता होगी। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। अब आप बताइए, अगर आपसे कोई कहे कि जहाँ पर आप रह रहे हैं वहाँ पर आपके दादाजी भी रहते थे, फिर आपके पिताजी भी अच्छे से उन्होंने अपनी ज़िंदगी जी और आप भी उस जगह पर अच्छी सी ज़िंदगी जी रहे हैं, यानी कि तीनों पीढ़ियों ने अच्छी ज़िंदगी जी है। क्यों जी पाई है? क्योंकि वो जगह जो है ना आपके लिए वहाँ पर पानी भी होगा, वहाँ पर आपके लिए जो है ना खाने की चीज़ें भी होंगी, वहाँ का टेम्परेचर भी अच्छा होगा, मतलब वहाँ पर सारी चीज़ें अच्छी होंगी, तभी तो आप वहाँ पर रह पाए हैं ना। हाँ, तो इसीलिए इनकी पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के तीनों अवशेष एक क्षेत्र में मिले हैं, क्योंकि वहाँ पर उसका भौगोलिक क्षेत्र अच्छा होगा और संसाधन की उपलब्धता होगी। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन, तीसरा है,
भारत में प्रागैतिहासिक मानव के जीवाश्म नर्मदा घाटी तथा होशंगाबाद क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहले मैं आपको प्रागैतिहासिक काल के बारे में बताऊंगी कि प्रागैतिहासिक काल क्या है। एक्चुअली प्रागैतिहासिक काल का मतलब क्या है कि जब इतिहासकारों ने इतिहास को समझने के लिए उसको 3 भागों में डिवाइड किया। एक आपका उन्होंने किया इसको बोलते हैं प्रागैतिहासिक, इसको हमने बोला प्री हिस्ट्री, ठीक है, प्रागैतिहासिक काल को प्री हिस्ट्री। फिर हमने बोला आद्य ऐतिहासिक काल, इसको हमने बोला प्रोटो हिस्ट्री और फिर हमने बोला ऐतिहासिक का मतलब था हिस्टोरिक एज, ठीक है, हिस्टोरिक एज। तो जो प्री हिस्टोरिक पीरियड था ना ये प्रागैतिहासिक काल, इसको क्या था, इसमें ना तो कोई लिखित साक्ष्य थे और ना ही इसको, जब लिखित साक्ष्य नहीं तो पढ़ोगे कहाँ से। जो प्रोटो हिस्ट्री थी ना उसमें लिखित साक्ष्य तो थे लेकिन हम पढ़ नहीं पाए उनको। फिर हिस्टोरिक में क्या था, इसमें लिखित साक्ष्य भी थे और हमने पढ़ भी लिए हैं। अब इनके उदाहरण से आप अच्छे समझ जाएंगे। जो प्री हिस्ट्री मतलब प्रागैतिहासिक काल जो है ना, इसमें लिखित साक्ष्य कोई थे ही नहीं। इसका मतलब उदाहरण ये है कि वो आपका पाषाण काल रहा होगा, क्योंकि पाषाण काल में कुछ भी लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं। बात करते हैं लिखित साक्ष्य थे लेकिन हम पढ़ नहीं पाए, यानी कि प्रोटो हिस्ट्री, तो वो हड़प्पा काल था। हड़प्पा काल में हमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई मिलती हैं लेकिन हम अभी तक उनको पढ़ नहीं पाए, इसको हमने प्रोटो हिस्ट्री कहा है। अगर हम हिस्ट्री की बात करें, हिस्टोरिक पीरियड की बात करें, यहाँ पर लिखित साक्ष्य भी मिले और हमने पढ़ भी लिए हैं, तो वो कौन सा टाइम था, वो हमने जैसे जनपद हो गए, महाजनपद हो गए, वैदिक हो गए, या फिर जब नए नए साम्राज्य निकल के आए तो वहाँ सारी चीज़ें हमने पढ़ पाई हैं। तो इसी वजह से हमने 3 इसको हिस्सों में बांट दिया है। अब यहाँ पर पूछा गया है कि प्रागैतिहासिक काल के जो मानव थे ना, उनके जीवाश्म नर्मदा घाटी और होशंगाबाद के क्षेत्र में कथनों पर विचार करना है। तो हम देखते हैं क्या क्या कथन दिए गए हैं। नर्मदा घाटी से प्राप्त मानव अवशेष को नर्मदा मानव कहा जाता है, ये बात बिल्कुल सही है। ये अवशेष होमो इरेक्टस और होमो सेपियंस के बीच की कड़ी मानी जाती है, सही बात है। यह खोज भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा 1882 ईस्वी में की गई। तो क्या ये बात सही है, देखते हैं। और क्या है, ये खोज गंगा घाटी से संबंधित है। तो यहाँ पर ऑप्शन पहला, दूसरा, तीसरा आपका सही हो जाए, क्योंकि यहाँ पर ये खोज गंगा घाटी से संबंधित नहीं है, क्योंकि ये नर्मदा घाटी से संबंधित है। हमारे यहाँ पर 3 ABC ये पहला, दूसरा, तीसरा सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, चौथा क्वेश्चन। यहाँ पर पूछा गया सराय नाहर राय एवं महदहा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये सराय नाहर राय और महदहा ये उत्तर प्रदेश के आपके मिर्ज़ापुर जिले में पड़ते हैं, ठीक है। यह स्थल गंगा घाटी की मध्य पाषाण संस्कृति से संबंधित है, तो ये बात बिल्कुल सही है। इन स्थलों से मानव समाधियां प्राप्त हुई, ये बात भी बिल्कुल सही है। यहाँ से आभूषण, सूक्ष्म पाषाण उपकरण एवं दैनिक उपकरणों की वस्तुएं मिली, ये बात भी बिल्कुल सही है। और अगला है, ये स्थल नवपाषाण कृषि संस्कृति के प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो यहाँ पर ये बात जो है ना वो आपकी गलत हो जाएगी, क्योंकि ये जो आपके मध्य पाषाण संस्कृति से संबंधित है। तो पहला, दूसरा, तीसरा हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं तीसरा, यानी कि पहला, हाँ बिल्कुल ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दमदमा एवं विंध्याचल क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दमदमा जो क्षेत्र है ना, ये भी आपका जो आपका उत्तर प्रदेश वाला एरिया है ना, उत्तर प्रदेश का एरिया, ये उत्तर प्रदेश उसी क्षेत्र में पड़ता है। और विंध्याचल रेंज आपकी मध्य प्रदेश में पड़ती है, ये आपकी विंध्याचल रेंज है ना, ये वाली विंध्याचल रेंज है। तो यहीं पर कहीं पर दमदमा पड़ता है, ठीक है, दमदमा। और पूछा क्या गया है इन्होंने, दमदमा एवं विंध्याचल क्षेत्र के संदर्भ में कथन विचार, ठीक है। दमदमा से एक साथ कई मानव कंकाल प्राप्त हुई, ये बात बिल्कुल सही है। दमदमा उत्तर प्रदेश के विंध्याचल क्षेत्र में स्थित है, ये बात भी बिल्कुल सही है। विंध्याचल क्षेत्र से सर्वाधिक मानव कंकाल नवपाषाण काल के मिले हैं, नहीं, ये तो मध्य पाषाण काल के मिले हैं। तो ये तीसरा तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, दमदमा मानव अवशेषों के अध्ययन से शिकारी संग्रहकर्ता की जीवन की पुष्टि होती है। तो यहाँ पर ये वाला भी सही है, यानी कि पहला, दूसरा और चौथा देखते हैं कहाँ पर लिखा हुआ है, पहला, दूसरा और चौथा। पहला, हाँ बिल्कुल ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखेंगे हम, लहुरा देव एवं नवपाषाण काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लहुरा देव झील के किनारे स्थित प्रारंभिक कृषि स्थल है, ये बात बिल्कुल सही है। यहाँ से चावल की खेती के साक्ष्य मिले हैं, ये बात भी बिल्कुल सही है। नवपाषाण
काल में मानव ने स्थायी जीवन एवं कृषि को अपनाया, ये बात मैंने अभी पीछे बताई आपको। नेक्स्ट है नवपाषाण काल में धातु उपकरणों का व्यापक उपयोग प्रारंभ हो गया था। तो यहाँ पर ये कुल मिला के बात जो है ना वो गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर नवपाषाण काल में मानव ने स्थायी जीवन और कृषि को अपना लिया था। नवपाषाण काल में धातु उपकरणों का व्यापक उपयोग तो नहीं हुआ, चौथा ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो हमारे यहाँ पर देखो चौथा गलत है, तो इसका मतलब पहला, दूसरा और तीसरा ऑप्शन ए, यहाँ पर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ए इज़ करेक्ट। अगला देखते हैं, 7वां क्वेश्चन है, क्या है इसमें बोलता है, देखते हैं, पढ़ते हैं क्या कहता है। पाषाणकालीन मानव के निवास प्रकार एवं सांस्कृतिक विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर लेते हैं। पहला है कि पूरा पाषाण काल में मानव का निवास मुख्यतः नदी तटों के आसपास था। मैंने अभी बताया था कि जो पूरा पाषाण काल के लोग थे सिर्फ शिकार करते थे और वहीं से आपका खाद्य का संग्रह करते थे। तो अच्छा, शिकार करेंगे तो शिकारी, अगर शिकार जानवरों का करेंगे तो जानवर कहाँ पाए जाएंगे? क्या सूखे वाले एरिया में पाए जाएंगे? नहीं ना। अगर सूखे वाले एरिया में जानवर होंगे तो वो पानी कहाँ से पिएंगे, और पानी नहीं पिएंगे तो जिंदा कैसे रहेंगे? तो जानवर वहीं पर होंगे, यहाँ पर नदी होगी कोई, है ना, नदी से पानी पिएंगे फिर जानवर जिंदा रहेंगे। तो अब जानवर जहाँ पर होंगे वहीं पर जो आपके मानव होंगे पूरा पाषाण काल के लोग वहीं पर जाएंगे ना, तो बिल्कुल वो नदी तटों के आसपास ही रहते थे ताकि उनको अपना शिकार मिल जाए। मध्य पाषाण काल में गुफा एवं शैलाश्रय निवास का प्रचलन हो गया था। देखो ये बात जो है ना वो कहीं ना कहीं आपकी गलत हो जाए, क्योंकि जो पूरा मध्य पाषाण काल जो है ना था वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था। मध्य पाषाण काल में शैलाश्रय एवं अस्थायी थे। देखो शैलाश्रय तो थे लेकिन अस्थायी रूप से थे, निवासी नहीं थे, तो दूसरा गलत हो जाएगा। तीसरा देखिए, नवपाषाण काल में कच्चे एवं पक्के मकानों का प्रारंभ हो गया था, ये बात बिल्कुल सही है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं, ताम्रपाषाण काल का संबंध पूर्णतः घुमंतु है। नहीं भाई, ताम्रपाषाण काल काफ़ी जो है ना डेवलप हो चुका था, और घुमंतु तो यहाँ पर बिल्कुल नहीं थी, यहाँ पर स्थायी निवास हो चुका था। तो हमारा पहला और तीसरा ही सही है। देखते हैं कहाँ पर लिखा हुआ, पहला और दूसरा भी सही है। देखो चौथा तो गलत है ही है। हाँ, तो यहाँ पर दूसरा भी सही है। देखो मध्य पाषाण काल में गुफा एवं शैलाश्रय निवास, हाँ बिल्कुल शैलाश्रय निवास था, ठीक है। यहाँ पर तीनों ही सही है, तो यहाँ पर चौथा गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, नेक्स्ट, निम्नलिखित स्थलों एवं उनके काल निर्धारण विशेषताओं पर विचार कीजिए। कर लेते हैं। कायथा मध्य प्रदेश में स्थित है तथा ताम्रपाषाण संस्कृति से संबंधित है, यह बात बिल्कुल सही है। चिरावद बिहार में स्थित है और नवपाषाण संस्कृति से संबंधित है, ये बिल्कुल बात सही है। दैमाबाद महाराष्ट्र में स्थित है तथा पूर्णतः हड़प्पा संस्कृति से संबंधित है। जहाँ पर पूर्णतः, केवल ऐसे शब्द आ जाए ना तो वहाँ पर अधिकतर गलत ही होता है। तो ये तो गलत है कि ये सिर्फ हड़प्पा सभ्यता से संबंधित था, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पाषाण, कांस्य एवं लोह युग का प्रथम व्यवस्थित विभाजन थॉमसन द्वारा किया गया था। क्या यह बात सही है? तो ये भी बात सही नहीं है। यहाँ पर इसका सही हो जाएगा पहला और दूसरा। हाँ, चौथा सही है बिल्कुल, पहला दूसरा चौथा। यहाँ पर इसका मतलब है पाषाण, कांस्य एवं लोह युग का जो प्रथम व्यवस्थित विभाजन जो है ना वो थॉमसन ने किया था। तो पहला दूसरा चौथा यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन एवं कृषि व्यवस्था के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। अच्छा, कर लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता, धौलावीरा से विशाल जल संरक्षण प्रणाली के प्रमाण मिले हैं, हाँ बात सही है। हड़प्पा सभ्यता में सरसों, तिल, जौ एवं गेहूं की खेती होती थी, बिल्कुल बात सही है। चहुंदड़ो केवल धार्मिक केंद्र था, औद्योगिक गतिविधियों से रहित था। केवल जहाँ पर आए मैंने कहा हटा दीजिए। ओके, हड़प्पाई नगरों में जल प्रबंधन नगर नियोजन का अभिन्न अंग था, ये बात बिल्कुल सही। पहला, दूसरा और चौथा देखते हैं कहाँ पर है, बिल्कुल ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, 10 नंबर का क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर ऑप्शन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर लेते हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत में उत्खनन किया गया पहला स्थल रोपड़ था, बिल्कुल बात सही है। पहला स्थल रोपड़ ही था जो कि स्वतंत्रता के बाद में उसका उत्खनन हुआ। रोपड़ सतलज नदी के तट पर स्थित है, क्या ये बात सही है? तो ये सतलज नदी पर स्थित है। और क्या कहता है कि हाँ, ये बात भी बिल्कुल सही है। मोहनजोदड़ो और चहुंदड़ो दोनों सिंध क्षेत्र में स्थित है, तो क्या ये बात सही है? हाँ, ये बात भी सही है। सुरकोटदा पूर्णतः पाकिस्तान में नहीं भाई, सुरकोटदा तो आपका इसमें गुजरात, उसमें महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में गुजरात में। सुरकोटदा जो है ना वो आपका कहाँ पड़ता है?
तो ये आपका पड़ता है सुरकोटदा गुजरात में, हाँ बिल्कुल गुजरात में पड़ता है। तो यहाँ पर हमारा पहला दूसरा तीसरा यहाँ पर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 11 नंबर का, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से विस्तृत क्रीड़ा क्षेत्र स्टेडियम के प्रमाण मिले हैं? वह राजस्थान का क्षेत्र है, तो भाई धोलावीरा से मिला है। ऑप्शन हमारा ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। सॉरी कालीबंगा से मिला, कालीबंगा, धोलावीरा तो गुजरात में है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है देखिए, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, हड़प्पा राबी नदी के तट पर स्थित है, हाँ बिल्कुल सही है। रोपर सतलज नदी के तट पर है, रोपर जो है ना वो बिल्कुल बात सही है, ये बात भी। लोथल घग्गर नदी पर है, लोथल नहीं घग्गर पर कहाँ यार, ये साबर पे है, साबरमती पर है। कालीबंगा, हाँ ये बात सही है। तो पहला दूसरा और चौथा ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 13 नंबर का देखते हैं क्वेश्चन, 13 नंबर का, नीचे दिए कथन दिए गए हैं, एक कथन को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अच्छा ठीक है, देख लें इसको क्या कहता है। पहला कथन कहता है कि चहुंदड़ो और लोथल हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख औद्योगिक केंद्र हैं, बात बिल्कुल सही है। कारण कहता है कि इन स्थलों से मन का निर्माण, तांबा ढलाई तथा शंख उद्योग के प्रमाण मिले हैं, दोनों। कथन और कारण दोनों ही सही है, इसका मतलब ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुन लेते हैं। क्या है सूची फर्स्ट, सूची सेकेंड? कालीबंगा में क्या मिला है, तो आपका लोथल से क्या मिला है, तो मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार, ये बात बिल्कुल सही है। तो डी का चौथा, यहाँ पर 2 ऑप्शन गलत कर दीजिए, यहाँ पर डी का नहीं 1 कर दीजिए बिल्कुल, ये वाला कर दीजिए कि डी का चौथा ही होगा, ठीक है। कालीबंगा से हल से जुते हुए खेत मिले हैं, यानी कि पहले का तीसरा यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 तो गलत हो गए, ठीक है। लोथल से हमें डॉकयार्ड मिला है, यानी कि बी का दूसरा, तो बी का दूसरा पहले में है, ओके। यहाँ पर सी का बच्चा है, तो सी का पहला हो जाएगा, धौलावीरा बिल्कुल यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है, आप देख लीजिएगा अच्छे से। अगला देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। कर लेते हैं हड़प्पा सभ्यता से, मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार धार्मिक अनुष्ठान से जुड़ा था, ये बात सही है। धौलावीरा में जल संरक्षण नगर योजना का केंद्रीय तत्व था, ये बात भी सही है। हड़प्पाई नगरों में सड़कें अव्यवस्थित नहीं भाई, व्यवस्थित थी, तीसरा गलत कर दो। नगरों का विभाजन दुर्ग और निचला भाग था, तो बिल्कुल पहला दूसरा और चौथा यहाँ पर सही है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन हमारा कहता है कि भारत में लोहे के प्रारंभिक उपयोग के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? लोहे के प्रारंभिक उपयोग के संदर्भ में, तो लोहे का उपयोग सर्वप्रथम हल के फॉल बनाने में होता था, या फिर लोहे का उपयोग 1000 ईसा पूर्व के आसपास हथियारों के निर्माण से होता था। तो बिल्कुल पहले हल ही नहीं बनाने लग जाएंगे, बल्कि पहले हमने हथियार बनाए थे, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, क्वेश्चन कहता है, गंगा घाटी के घने जंगलों को साफ करने में किस उपकरण ने ऐतिहासिक भूमिका निभाई? तो तांबे की कुल्हाड़ी नहीं भाई, ये तो बहुत ही सॉफ्ट होती है, बिल्कुल काम नहीं करती है। पत्थर के औजार, तो पत्थर के औजार कितने भी आप नुकीले बना लें, लेकिन इतना अच्छा वहाँ पर उपकरण नहीं बन सकता जो कि जंगल को साफ करे। तो लोहे की कुल्हाड़ी ने ही सबसे अच्छा ये उपकरण था जिसने जंगल को साफ किया था, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, वैदिक काल में पुरोहितों को वैद्य यानी डॉक्टर क्यों माना जाता था? क्योंकि उन्हें जड़ी बूटी और पेड़ पौधों की गहरी जानकारी होती थी, बी ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं आप, बिल्कुल अच्छा सही, एकदम सही बैठ रहा है। शिष्य जब गुरु के पाठ को दोहराते हैं तो ऐसा लगता है मानो वर्षा के आगमन के पहले मेढक टर टर कर रहे हैं। यह वर्णन कहाँ मिलता है? तो ये ऋग्वेद के एक सूक्त में मिलता है, उपनिषद में नहीं, रामायण में नहीं, मनुस्मृति में नहीं, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए सही होगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म मनोरंजन के संदर्भ में बिल्कुल सही है? तो रथों की दौड़ एक मात्र आ गया, वही गलत हो जाएगा। बीना और ढोल प्रतिबंधित वाद्य यंत्र थे, ऐसा नहीं है, बीना और ढोल जो है ना प्रतिबंधित कैसे हो सकते हैं? जुआ खेलना जो था ना वो सबसे प्रिय मनोरंजन माना जाता था, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर वैदिक काल की वेशभूषा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? लोग केवल रेशमी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता।
पहनावे में वो लोग मुख्य रूप से 2 वस्त्र ऊपर और नीचे पहनते थे, तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि सोम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर लेते हैं। यह एक नशीली सुरा थी जो रोजाना पी जाती थी। भाई सोम जो है ना बहुत ही महंगा होता था और बहुत ही मुश्किल से बनाया जाता था, तो ये अगर मुश्किल से बनता था और महंगा था तो रोजाना तो नहीं पी पाएगा कोई, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। पहला गलत। यह एक अति विशिष्ट पेय था जिसे धार्मिक उत्सवों में पिया जाता था। यह ऑप्शन कुल मिला के सही हो सकता है। इसे तैयार करना एक कठिन प्रक्रिया थी, ये बात भी बिल्कुल सही है, तो इसका मतलब दूसरा और तीसरा ऑप्शन में मिल गया है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं क्या कहता है कि वैदिक अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य व्यवसाय की श्रेणी में आता था। जो वैदिक अर्थव्यवस्था थी यानी कि वैदिक काल की जो इकॉनमी थी उसमें एक सामान्य व्यवसाय किसको मानते थे? धातु कर्म और बढ़ईगिरी, हाँ इसको मानते थे। मछली मारना और पशुपालन, इसको भी सामान्य व्यवसाय मानते थे। चमड़े का काम, इसको भी सामान्य, इसका मतलब उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला देखते हैं, वैदिक काल के लोगों के आहार डाइट में मुख्य रूप से क्या शामिल था? दूध, मक्खन, घी, हाँ था। फल, सब्जियां, अन्न भी था। मांस और मधु यानी कि शहद भी था, तो उपयुक्त यहाँ पर भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कितना अच्छा है कि देखिए, समाज में पुरोहितों के प्रथम स्थान प्राप्त करने का मुख्य कारण क्या था? क्योंकि वो धर्म को जो है ना समाज में अत्यंत महत्वपूर्ण बना देते थे और खुद मतलब समाज में अपनी अच्छा स्थान बना लेते थे, तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देख लीजिए, सोहन संस्कृति किस पाषाण कालीन संस्कृति का दूसरा नाम है? याद रखना, जो आपका पाषाण काल था ना वो 2 भागों में डिवाइड था। ये आपका उत्तर पश्चिम का एरिया है, आपका दक्षिण का एरिया है। तो उत्तर पश्चिम का जो पाषाण काल था उसको हम सोहान संस्कृति भी कहते थे, और दक्षिण का जो ये क्षेत्र था उसको हम मद्रास संस्कृति कहते थे। तो सोहान संस्कृति जो है ना वो आपकी किसको बोलते थे? निम्न पूर्व पाषाण काल को नहीं भाई, मध्य पूर्व पाषाण काल जो था ना इसको हमने 2 भागों में डिवाइड किया था, आपका उत्तर पश्चिम और दक्षिण, इसको सोहान संस्कृति और मद्रास संस्कृति, तो यहाँ पर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, बेलन घाटी यानी कि उत्तर प्रदेश के किस स्थल से अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा मिली है? तो वो आपके लोहंदा नाला से मिली है, जो कि आपका पड़ता है आपके मिर्जापुर क्षेत्र में। मिर्जापुर क्षेत्र में जो कि वर्तमान मिर्जापुर एक डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश का है, वहीं पर वेलान घाटी है। वेलान घाटी में एक लोहंदा नाला से एक अस्थि निर्मित माता देवी की प्रतिमा मिली है। अगला देखते हैं, फलक संस्कृति यानी कि फ्लैग कल्चर का संबंध निम्नलिखित में से किस काल से है? निम्न पूर्व पाषाण काल से, मध्य पूर्व पाषाण काल से, उच्च पूर्व पाषाण काल से, या फिर नव पाषाण काल से? तो फलक संस्कृति का जो संबंध है ना वो आपका हो जाएगा यहाँ पर आई थिंक नव पाषाण काल। जस्ट वेट, मैं अगर आपको सही बता देती हूँ, मैं देख लेती हूँ, मुझे इसका कुछ जो है ना थोड़ा डाउट है इसमें, ठीक है, तो डाउट क्लियर कर लेते हैं, देखते हैं क्या है इसका। तो इसका हो जाएगा हाँ बिल्कुल मध्य पाषाण काल से, तो यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, मध्य पाषाण काल के संदर्भ में दमदमा नामक पुरा स्थल से एक ही कब्र में कितने मानव कंकाल एक साथ दफनाए हुए मिले हैं? तो 5, मतलब 5 जो है ना वो जोड़े में दफनाए गए थे, तो यहाँ पर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम किस काल में प्रारंभ हुई? तो खाद्यान्नों की जो कृषि जो प्रारंभ हुई थी वो आपकी नव पाषाण काल में। मैंने आपको कई बार बताया है कि खाद्यान्न हो गया, पशुपालन हो गया, स्थायी निवास हो गया, ये सबके सब आपके नव पाषाण काल में शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन, दक्षिण भारत की महापाषाणिक यानी कि मेगालिथिक संस्कृतियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए कर लेते हैं। पहला है कि ये संस्कृतियां मुख्य रूप से लौह युग से संबंधित हैं, ये बात बिल्कुल सही है। इन कब्रों में लोहे के उपकरणों के साथ काले और लाल मृदवांड यानी कि ब्लैक एंड रेड वेयर पाए गए हैं, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तो पहला और दूसरा यानी ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाएगा। अगला देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक महापाषाणिक समाधि का प्रकार नहीं है? यानी कि जो दक्षिण भारत में महापाषाणिक संस्कृति थी उसमें समाधियां बनती थी, तो इनमें से ये सारी समाधियां हैं लेकिन एक समाधि नहीं है। देखो, शिष्ट हुआ करते थे, डॉल्मेंस हुआ करते थे, मैनिहर हुआ करते थे, लेकिन विहार जो है ना ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध जो लोग थे ना, वेद भिक्षु, यहाँ पर निवास करते थे, ठीक है, डी गलत हो जाएगा। अगला देख लीजिए, देते हैं, ऋग्वैदिक आर्यों का मूल निवास स्थान आर्कटिक क्षेत्र था, यह मत किसने प्रतिपादित किया था? तो ये बाल गंगाधर तिलक ने बताया था कि इनका जो मूल निवास था वो आर्कटिक क्षेत्र था। और बाल गंगाधर तिलक की एक पुस्तक थी, उसका नाम था द
द आर्कटिक होम इन द वेदास। ठीक है, अगला देखते हैं, ऋग्वेद में उल्लिखित दशराग युद्ध के संबंध में कौन सा कथन असत्य। क्वेश्चन पूरा पढ़ा करें और सत्य असत्य नहीं हाँ क्या पूछा गया देखें। तो यहाँ पर तीनों ऑप्शन सही होंगे लेकिन एक गलत होगा दशराग युद्ध के बारे में। तो दशराग जो युद्ध था ना, ये परशुनी नदी के तट पर लड़ा गया था, ये बात बिल्कुल सही है। ये युद्ध भरत जन के राजा सुदास और 10 अन्य जनों के बीच लड़ा गया था, ये बात भी सही है। इस युद्ध में सुदास की हार हुई थी, नहीं भाई सुदास की जीत हुई थी, ये बात ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। और सुदास के पुरोहित वशिष्ठ थे, ये बात सही है। याद रखना जो इस युद्ध में राजा सुदास की विजय हुई थी और जिससे उनकी जो सर्वोच्चता है ना वो स्थापित हो गई थी, तो यहाँ पर हमारा सी गलत हो जाएगा। अगला देखते हैं क्या बोला है कि ऋग्वैदिक काल में राजनीतिक संगठनों का सही अवरोही क्रम यानी कि बड़े से छोटा क्या है बताओ। देखो सबसे बड़ा जन हुआ करता था, जन से बड़ा आपका विश्व हुआ करता था, विश्व से छोटा आपका ग्राम हुआ करता था, ग्राम से छोटा आपका कुल हुआ करता। तो इसको वहाँ पे लिखा है जन विश्व ग्राम कुल, तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पर सही है। अगला देखते हैं, ऋग्वेद के किस मंडल में प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। गायत्री मंत्र जो है ना उनका उल्लेख जो है ना वो किस में है, तो ये आपका पड़ जाता है तृतीय मंडल में ऋग्वेद की। और गायत्री मंत्र को विश्वामित्र ने लिखा है, किसने लिखा है, तो विश्वामित्र ने लिखा है। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही है। ओके, और ये किसको डिनोट करता है, ये सूर्य देवता को समर्पित होता है गायत्री मंत्र। ठीक है, अगला देखते हैं, ऋग्वैदिक काल में बलि शब्द का क्या अर्थ है। तो बलि शब्द का मतलब था कि जो राजा है ना, राजा को अपने प्रजा से उपहार मिलता था, राजा द्वारा प्रजा को उपहार दिया जाता था, नहीं प्रजा द्वारा राजा को स्वेच्छा से दिया जाने वाला उपहार जो है ना वो बलि होता था। अगला, ऋग्वैदिक समाज के संदर्भ में अमाजु किससे संबंधित था। तो अमाजु जो थी ना वो एक अविवाहित कन्या को कहते थे, जो लड़की शादी नहीं करती थी उसको अमाजु कहा गया है। ऋग्वैदिक काल में जीवन भर अविवाहित रहने वाली लड़कियों को अमाजु कहा जाता था। समाज पितृसत्तात्मक था लेकिन महिलाओं की स्थिति सम्मानजनक थी। तो ऑप्शन हमारा ये यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देख लीजिए, उत्तर भारत के किस स्थल से महापाषाणिक समाधान वरियल्स के साक्ष्य मिले हैं। तो सराय नाहररा, बुर्जहोम, कोल्डेवा या फिर बागोर। तो ये जो है ना आपके कहाँ से मिले हैं, तो ये आपके मिले हैं बुर्जहोम से, जो कि आपका जम्मू कश्मीर में पड़ता है। अगला देखते हैं, ऋग्वैदिक धर्म के बारे में निम्नलिखित कथनों पर निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ऋग्वैदिक आर्य मूर्ति पूजा और मंदिर निर्माण करते थे, ऐसा किसने बोला। उनका धर्म मुख्य रूप से बहुदेववादी था, हाँ बात बिल्कुल सही है, लेकिन वे एकेश्वरवाद में भी विश्वास रखते थे, यही सही है, बाकी कोई सा भी सही नहीं है। हर्यक वंश के किस शासक को श्रोणिक के नाम से जाना जाता था। तो जो श्रोणिक के नाम से हम बिंबसार को जानते थे, बिंबसार बी यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर बी, हर्यक वंश की स्थापना भी आपके बिंबसार ने ही की है और इसको श्रोणिक के नाम से जाना जाता था। और ये जैन साहित्य में उसे श्रोणिक कहा गया है। श्रोणिक कहाँ कहा गया है, तो जैन साहित्य में कहा गया है। उसने वैवाहिक संबंधों से कौशल, वैशाली और मद्र के माध्यम से अपना साम्राज्य का विस्तार किया था, ये भी आप याद रखना। अगला देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस शासक ने गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर बसाया था। तो पाटलिपुत्र नगर बसाने वाला उदयन था। उदयन, ये जो आपका मगध था इसकी राजधानी पहले राजगृह हुआ करती थी मगध की राजधानी। लेकिन उदयन ने क्या किया, इसने राजगृह से पाटलिपुत्र में राजधानी को ले आके आया था। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था। तो राजा महाराजा आजा मतलब अजाशत्रु के टाइम में हुआ था। ए यहाँ पर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, शिशुनाग वंश के किस शासक के समय द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में हुआ था। तो उसका नाम था कालाशोक, यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सर्वक्षत्रांग तक यानी क्षत्रियों का नाश करने वाला और द्वितीय परशुराम की उपाधि धारण करने वाला कौन था। तो भाई वो महापद्मनंद था जिसने नंद वंश की स्थापना की थी। तो यहाँ पर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मगध शासक सिकंदर महान का समकालीन था। तो आपने
चंद्रगुप्त का सीरियल तो देखा ही होगा। उस टाइम पर जो है ना, जब सिकंदर भारत में एंटर करने ही वाला था, तो उस टाइम भारत पर जो यानी कि मगध पर जो शासन था वो आपका घनानंद का था। यहाँ पर आपका बी सही हो जाएगा। फिर घनानंद को जो है ना टॉपल करके चंद्रगुप्त आ गए थे। ठीक है, अगला देखिए, मगध के किस शासक ने सर्वप्रथम कलिंग पर विजय प्राप्त की थी और वहां से जिन की मूर्ति उठाकर ले आए थे? तो आप अशोक ना लगाना, अशोक ना लगा के बल्कि आप महापद्म नंद लगाना। जिन्होंने महापद्म नंद ही ऐसे हैं जिन्होंने सबसे पहले कलिंग पर विजय प्राप्त की थी और जिन की मूर्ति वहां से लेकर आए थे महापद्म नंद। नेक्स्ट है, हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था जिसे उसके अमात्य शिशुनाग ने पदच्युत कर दिया था और उनकी हत्या भी कर दी थी? तो वो नाग दशक थे हर्यक वंश के अंतिम शासक। और हर्यक वंश के प्रथम शासक कौन थे जिन्होंने हर्यक वंश की स्थापना की? तो वो बिंबिसार थे। और नाग दशक की हत्या करके शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की स्थापना कर दी थी। ठीक है, नेक्स्ट है 49 नंबर का और दिस इज सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आज का। आज हम 50 क्वेश्चन करवाएंगे आपको, फिर आपका रिस्पांस देखेंगे कि रिस्पांस कैसा रहा है और मैं क्या और अच्छा कर सकती हूँ, क्या मैं और डिटेल में समझाऊँ इसको, वो भी आप मुझे कमेंट्स में बता देना। नंद वंश के पतन का मुख्य कारण क्या था? विदेशी आक्रमण नहीं भाई, आंतरिक विद्रोह नहीं, अत्यधिक करारोपण और जनता में अलोकप्रिय हो गया था वो, बहुत ही मतलब अय्याशी में रहता था वो। ठीक है, मतलब प्रजा पर कोई ध्यान नहीं देता था। जैसे उसका राजकोष खत्म हुआ, वो जो प्रजा है ना उस पर ज़्यादा से ज़्यादा कर लगा देता था और उनकी बिल्कुल नहीं सुनता था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन 50 नंबर का लास्ट क्वेश्चन है ये 50 नंबर का और यही लास्ट हम कराने वाले हैं। नंद शासन के महत्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उन्होंने प्रथम बार एक सुव्यवस्थित नौकरशाही और विशाल सेना का गठन किया था। क्या ये बात सही है? तो हाँ, ये बात बिल्कुल ही सही है, यानी कि उन्होंने पहली बार ऐसा हुआ था क्या? हाँ, बिल्कुल बात सही है। नंदों के समय में ही व्याकरणाचार्य पाणिनि हुए थे, ये बात भी सही है। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आज के हो गए हैं 50 सवाल और पूरे होते हैं 150 क्वेश्चन। तो मैं 50-50 करके 3 दिन में इसको समाप्त कर दिया करूँगी, लेकिन जब आप लोग कहेंगे तब कि हाँ कराइए। और मुझे ये भी बताएं कि मैं और डिटेल में इसको बताऊं, मतलब इसके, हाँ देखो हिस्ट्री मेरा जो है ना सबसे अच्छा सब्जेक्ट है, मेरा स्ट्रॉन्ग भी है और मुझे पसंद भी बहुत है। मैं इसको बहुत डिटेल में समझा भी सकती हूँ। इनफैक्ट हिस्ट्री नहीं, मैं हर सब्जेक्ट, इकोनॉमी, पॉलिटी आपको डिटेल में समझा सकती हूँ, ज्योग्राफी। लेकिन अगर आप कहेंगे कि हाँ और डिटेल में समझाओ तो मैं समझाऊंगी, अगर आप कहेंगे सिर्फ आंसर बताओ तो मैं सिर्फ आंसर ही बताऊंगी। और अगर आप चाहते हैं कि मैं CSAT भी UPPCS का लेकर आऊँ तो मैं वो भी लेकर आ सकती हूँ, लेकिन आप लोग मुझे जैसा रिस्पॉन्स देंगे मैं वैसा ही करूँगी। बाकी दिस इज़ ऑल गाइस, थैंक यू एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए, है ना, मेरी खुशी के लिए। एटलीस्ट मुझे भी खुशी मिलती है ना, आप लोग सब्सक्राइब करते हैं। तो गाइस ज़रूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें एंड लाइक भी कर दिया करें, कमेंट्स भी क्या करें। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू ऑल द